सो दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो फाइनली निफ्टी ने रिवर्सल दिया, उसके बाद की तेजी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। 206 पॉइंट्स का उछाल है, 0.80% के आसपास की तेजी है। 26,180 का हाई था और 26,172 के आसपास की क्लोजिंग है। यानी निफ्टी ने अपने हाई के आसपास की क्लोजिंग दी है, विच इज़ वेरी गुड। लो की बात कर लेते हैं, 26,47 का लो था। बैंक निफ्टी भी काफ़ी सही था, निफ्टी मिड कैप भी ठीक था। स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 1.17% की तेजी। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स आज प्लस में आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को भी देखते हैं। सेक्टर्स के अंदर भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर ग्रीन में जाके बंद हो चुका है। सबसे अच्छा परफॉर्म किया है निफ्टी आईटी ने। सो आईटी में तेजी क्यों बनी? एक्सपेक्टेड था। नैस्डैक ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी, डाउ जोन्स ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी, फैंग ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी, एसेंचर के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, एसेंचर की जो गाइडेंस थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो अब इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि इंडियन आईटी कंपनीज भी काफ़ी अच्छा करना चाहिए और क्वार्टर 3 में अच्छे नंबर्स पब्लिश हो सकते हैं। तो क्वार्टर 3 की एक्सपेक्टेशन अब जो आईटी कंपनीज है उनसे ज़्यादा होगी और उसको लेकर पहले से ही स्टॉक्स ऊपर जाना शुरू हो चुके हैं। सो ट्रेडर्स अब यहाँ पे बैट करना शुरू करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ बड़ी खबरों को देखते हैं निफ्टी को लेकर, मार्केट को लेकर। उसके बाद में हम गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर बात करते हैं, स्टॉक्स के ऊपर आते हैं, टेक्निकल्स को देखते हैं, काफ़ी कुछ है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका है। अब देखिए, बोला ये जा रहा है कि यहाँ पे दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन है। कैसे? जब भी एफटीए लगता है तो इंपोर्ट जो भी हम करते हैं या एक्सपोर्ट हम जो भी करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो हो जाता है या तो 0 या 5%। 20% से घट के 0 या 5%। तो हम जो एक्सपोर्ट करेंगे, जो हम हमारा माल बेचेंगे न्यूजीलैंड को, वो सस्ते में बिकेगा वहाँ पे और ज़्यादा लोग वहाँ पे खरीदेंगे तो ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेम सिचुएशन आपको फिर इंडिया में भी देखने को मिलेगी। न्यूजीलैंड भी जो एक्सपोर्ट करेगा, हम इंपोर्ट करेंगे, वो भी काफ़ी सस्ते में होगा। तो दोनों कंट्रीज़ को उसमें फ़ायदा होगा। गाड़ी देखिए दोस्तों अटकी हुई है ट्रेड डील को लेकर, जो कि यूएस के साथ होने वाली है। अब उसको लेकर के अपडेट है, उसको भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं इंडिया अभी के समय एडवांस डिस्कशन में है यूएस के साथ में। बोला जा चुका है इंडियन ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से। एडवांस डिस्कशन, अभी तक डील हुई नहीं है लेकिन एडवांस डिस्कशन में डील है। देखते दोस्तों आगे चल के कब डील होती है, किस तरह की डील होती है, किस तरह की बातचीत होती है। क्योंकि मोदी जी की बातचीत हो चुकी है 3 से लेकर 4 बार फोन पर। अब क्या बात हुई हमको नहीं पता है, लेकिन कोई भी आउटकम अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। देखते हैं कैसा आउटकम आता है और किस तरह से मार्केट उसको रिएक्शन देता है। बाकी फिलहाल के लिए निफ्टी ने रिवर्सल दे दिया था पिछले दिन। टेक्निकली आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेशन काफ़ी सॉलिड था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सपोर्ट निफ्टी ने यहाँ पे काफ़ी बार लिया था, जो कि इस बार भी लिया। उसके बाद में एक रिवर्सल निफ्टी में मिल चुका था। रिवर्सल के बाद में क्या होता है, निफ्टी नॉर्मली, निफ्टी या जो भी स्टॉक होगा वो नॉर्मली अपने रेसिस्टेंस पर बढ़ने की कोशिश करता है। निफ्टी का रेसिस्टेंस कहाँ पे है? निफ्टी का रेसिस्टेंस है ऑल टाइम हाई। गैप कितना है? थोड़ा सा बाकी है। आपको क्या लगता है इस बार वापस से रेसिस्टेंस को लेकर प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर रेसिस्टेंस ब्रेक होगा और ऑल टाइम हाई, न्यू हाई पर निफ्टी पहुंचेगा? आप नीचे चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए निफ्टी पहुंचे या ना पहुंचे, गोल्ड एंड सिल्वर तो पहुंच चुके हैं नई हाई पर। रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन देखो सिंपल सा, रेट कट एक तो हम ले सकते हैं, बाकी टेक्निकल इंडिकेशन सबसे सॉलिड है। गोल्ड एंड सिल्वर में जैसे हमने देखा रिवर्सल, वहां से काफी अच्छी तेजी बनी है। अब नए नए रीजन आपको सुनने को मिलेगी, जैसे अभी आप देख सकते हैं रेट कट है, साथ में वेनेजुला की टेंशन है। एक ऐसी कंट्री जिसके पास में काफी अच्छे मिनरल्स हैं, ऑयल है, एक रिलीजन डिस्प्यूट के अंदर अटकी हुई है। अगर ऐसा होता है तो साउथ अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन होगी, टेंशन होगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग जाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ कि वहाँ पे सेफ्टी है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस अभी के समय तेज है। बाकी मेन रीजन आपको बताइए, टेक्निकली रिवर्सल था। रिवर्सल देखो एक इंडिकेशन था। मेन रीजन है कि गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड अभी भी इंटैक्ट है, बनी हुई है। सिल्वर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी, और गोल्ड वैसे भी काफ़ी अच्छे रनअप के अंदर है। क्योंकि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रम्प से कि ट्रम्प कुछ भी न्यूज़ लेके आ सकता है और उसके बाद में मार्केट को झटका लग सकता है, पर गोल्ड में ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से गोल्ड एंड जो सिल्वर है उसकी प्राइसेस काफ़ी उछाल मार रहे हैं। अब देखिए गोल्ड भी इसको देख लेते हैं, क्योंकि ETF एक ऑप्शन है अपने पास में, इन्वेस्टर्स के पास में खरीदने का। सो 1.5% के साथ में तेज ये हो गया था।
उसके बाद में हम सिल्वर को भी देख लेते हैं 4% के साथ में। देखो कितनी बड़ी तेजी है, कहाँ पे ऐसी तेजी मिलती है। स्टॉक्स अभी अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन सिल्वर इतनी अच्छी तेजी के साथ में परफॉर्म करे बहुत ही कम टाइम में। जस्ट अभी 1-2 महीने के पहले पहले हमने एक रिवर्सल देखा था, उसके बाद में काफ़ी ऊपर ये जा चुका है। देखें हम चार्ट के अंदर की कितनी तेजी क्या बनी है। सो ये आपके सामने है गोल्ड, एंड गोल्ड को आप देखोगे तो सिंपली उस रिवर्सल से, बॉटम से भी नहीं, रिवर्सल से 12% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। साल भर की एक्सपेक्टेशन करते हैं लोग कि 12% के रिटर्न्स मिल जाए कैसे तैसे करके, निफ्टी से, इक्विटी से, इंडेक्स से। बाकी गोल्ड ने नवंबर के आसपास एक दिया था रिवर्सल, और उसके बाद में आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में 2 महीनों के अंदर दे दिए हैं 12% के रिटर्न्स। उसके बाद में सिल्वर को भी देख लेते हैं। सिल्वर ने भी अभी दिसंबर में एक और सपोर्ट लिया था अपने रिवर्सल वाले सपोर्ट पे, उसके बाद में काफी अच्छी तेजी निकाली, तो 40% के साथ में तेजी बनी है एक महीने के अंदर अंदर। सो काफी तूफानी तेजी सिल्वर में बनी है। और फिलहाल के लिए क्वेश्चन आते हैं कि जब भी सिल्वर गिरता है क्या रिवर्सल हो चुका है क्या, मतलब नेगेटिवली सिल्वर जा चुका है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपली चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि आपको कोई भी रिवर्सल यहाँ पे दिखेगा नहीं जब तक कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं टूटेगा, जब तक कोई भी रिवर्सल नहीं होता है। ये जस्ट आपको सिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि आपको खरीदना बेचना है। तो सिल्वर एंड गोल्ड अभी के समय काफी अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं। उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे की न्यूज मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक्स पे आते हैं। आज की कुछ बड़ी खबरों को देखते हैं जो ओपन मार्केट के अंदर थी, उसके ऊपर बातचीत करते हैं, टेक्निकल्स को देखते हैं सीखने के बेसिस में। सो यहाँ पे आपके सामने है एक ड्रोन जिसके पास में है पैसे। फिलहाल के लिए ड्रोन कंपनीज में काफी अच्छी तेजी बनी, इंट्राडे ट्रेडर्स ने काफी अच्छे पैसे बनाए हैं। इन्वेस्टर का कुछ अता पता है नहीं, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए पैसे बने हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन है बजट 2026। और यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, एक न्यूज आती है 12:28 पर। न्यूज ये होती है कि बजट 2026 के अंदर लाइकली मेंशन कर रखा है, यानी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ड्रोन शक्ति को एक बूस्ट मिले थ्रू इंसेंटिव बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, कि जितने ड्रोन आप बनाओगे ना उतना इंसेंटिव हम आपको देंगे, यानी सरकार उनको देगी। और कौन कौन सी कंपनीज को फायदा है? आइडिया फोर्स और जेनटेक। स्टॉक्स ने कैसा किया? आइडिया फोर्स तो बिल्कुल उड़ गया, रॉकेट की तरह, ड्रोन की तरह भी नहीं, रॉकेट की तरह उड़ा है। 14% के आसपास की तेजी है। ब्रोकिंग एप्लीकेशन में आई थिंक ये 16% के साथ में ऊपर जाके बंद हो चुका है। नीचे आप देख सकते हैं टाइम क्या है, वही 12-12:30 बजे के आसपास जो न्यूज आई थी, उसके बाद में एक शूटअप इसमें देखने को मिला। अब देखिए फंडामेंटली कंपनी कैसी है, अपन देखते हैं कंपनी को फंडामेंटली। टेक्निकली इन्वेस्टर्स का यही काम है। फंडामेंटली नेगेटिव कैसे? पिछले कुछ क्वार्टर में खराब नंबर्स, प्रॉफिट 42% के साथ में नीचे, मार्जिन 30% के साथ में नीचे। टेक्निकली भी देख लेते हैं। सो टेक्निकली भी आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में है, तो टेक्निकली भी वीक है। सो देखते हैं कुछ होता है तो बजट के अंदर देखा जाएगा। बाकी ट्रेडर्स अभी के समय प्ले कर सकते हैं ऐसी न्यूज़ को लेकर स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि वो रिस्क को मैनेज करना जानते हैं। लेकिन जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स है, एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसको नहीं है ज़्यादा नॉलेज, वो पैसे गंवाता है ऐसी कंपनीज में। इसके बाद में जेनटेक 2% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, क्योंकि ड्रोन को लेकर अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पे भी हम देखें तो इसकी भी फाइनेंशियल्स में नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। रेवेन्यू 28% के साथ में नीचे, नेट इनकम 5% के साथ में नीचे, ईपीएस 8% के साथ में नीचे। प्रॉफिट के मार्जिन थोड़े से बढ़ गए, लेकिन वही बात है ना, लॉसेस हुए कुछ इसको, तो इस वजह से कंपनी के पास में कुछ आया नहीं हाथ में। साथ में टेक्निकली भी आप देखोगे जो स्टॉक फिलहाल के लिए वीक है, एक ऐसे सपोर्ट पे है जो कि बार बार हिट कर रहा है। सपोर्ट या रेसिस्टेंस बार बार हिट करने पे वीक होते हैं और टूटने का डर होता है। एक बार, दो, तीन, अभी वहीं पे टिका हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लस वीकनेस किसे देखते हैं? जो हाई है ना वो नीचे शिफ्ट हो रहा है, सो वीकनेस है ये। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अब देखिए कुछ और न्यूज़ को देखते हैं। आज 9 बजे के आसपास की न्यूज़ है टाइटन को लेकर, और न्यूज़ का कुछ खास इम्पैक्ट हुआ नहीं। टाइटन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वॉच का जो बिजनेस है ना इसका, वो क्रॉस करेगा $1 बिलियन सेल्स में अगले 2 साल के अंदर। तो स्टॉक को तो शूट अप होना चाहिए था। डॉलर की वैल्यू बताइए, 1 बिलियन रुपीस नहीं है, डॉलर है। लेकिन दोस्तों वॉच का जो बिजनेस है ना इसका एक्सपोजर काफ़ी कम है। मतलब अगर कंपनी 100 रुपीज़ कमाती है तो 80-85 रुपीज़ गोल्ड से कमाती है, ज्वेलरी से कमाती है, और बाकी जो है ना वो वॉचेस से, आईवेयर से, इन सब चीज़ों से कमाती है। तो कुछ खास इम्पैक्ट होगा नहीं कंपनी की ओवरऑल अर्निंग के अंदर। इस वजह से स्टॉक के प्राइस में कुछ खास तेजी नहीं बनी है। आगे चलते हैं, टेक्निकल्स को एक साथ देखेंगे।
सेकंड जो न्यूज़ है डिक्सॉन को लेकर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 बजे के आसपास की न्यूज़ है, स्टॉक क्रैश हुआ 3% के आसपास। मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि डिक्सॉन को 11,563 रुपीस पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, ओवरवेट नहीं, अंडरवेट है ये। सो इस वजह से स्टॉक की प्राइस में गिरावट आई, 3% के साथ में स्टॉक फिसला। स्टॉक अभी के समय अपने सपोर्ट पे है, देखते हैं मॉर्गन कुछ खेलने की कोशिश करा या फिर नहीं, आगे चल के अपने को पता चलेगा स्टॉक के टेक्निकल्स अगर रिवर्स होते हैं या फिर नहीं। बाकी हाँ, इसको बेचने की यहाँ पे रेटिंग दी गई है। इसके बाद में आते हैं अपन नेक्स्ट कंपनी को लेकर, जिसका नाम है बर्जर पेंट्स। स्टॉक की प्राइस में कुछ खास हलचल नहीं थी। यूके पेंट्स इंडिया है, यहाँ पे प्लान करा है बाय करने के लिए 14.48% स्टेक बर्जर पेंट्स का। अब ऐसा नहीं कि मेजोरिटी स्टेक ये बाय करेगा तो अपने हिसाब से कंपनी को चलाएगा, 14% का स्टेक है तो ठीक है, इन्वेस्टर्स को ऐसा कोई खतरा लगा नहीं और कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बीएससी को लेकर एक खबर है जो कि आती रहती है, इनसाइडर ट्रेडिंग भी बनती रहती है, रिटेल इन्वेस्टर्स के नुकसान भी होते रहते हैं इस तरह की न्यूज़ को लेकर। मंथली एक्सपायरी, वही सब चीज़ें चलती रहती है, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो ऐसी कुछ न्यूज़ आई है कि कंपनी प्लान करिए नई मंथली इंडेक्स ऑप्शन को लेकर, एक्सपायरी नहीं है, नए मंथली इंडेक्स ऑप्शन को लेकर। 3% के साथ में स्टॉक ऊपर जाके बंद हुआ। उसके बाद में एथर को भी लेकर एक न्यूज़ है, स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया। न्यूज़ ये है कि प्लान करी कंपनी स्कूटर लाने का, या स्कूटर जो इनके पास में है उसकी प्राइस को इंक्रीज करने का 3,000 रुपीज़ तक। वैसे कंपनी को फ़ायदा है इसका, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो सेल्स कभी कभी कम हो जाती है जब आप अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बढ़ा देते हैं, और ऐसी जगह जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर काफ़ी तेज़ी से स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने के, जैसे ओला इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटर है। बाकी ठीक है, रिजल्ट इसके सही थे इस क्वार्टर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा कंपनी परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले टाइटन के चार्ट को देखते हैं, ऑल टाइम हाई पे है। स्टॉक इस तरह से क्यों नहीं जा रहा जिस तरह से गोल्ड जा रहा है, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। देखिए, गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो गोल्ड का प्राइस तो बढ़ेगा। गोल्ड अलग है, टाइटन अलग है। टाइटन के पास में गोल्ड है, डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन टाइटन कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है कि मेरा पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो मेरे स्टॉक का प्राइस बढ़ना चाहिए। टाइटन कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, टाटा इन्वेस्ट करके कोई कंपनी की तरह कोई कंपनी नहीं है कि आप एक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो आपका स्टॉक बढ़ना चाहिए। टाइटन गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी को बेचेगी तब जाके इसका प्रॉफिट होगा। अब गोल्ड महंगा हो रहा है तो नॉर्मली क्या होता है कि गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं ये देखते हुए कि चलो यार भाग रहा है, खरीदते हैं, लेकिन गोल्ड की जो ज्वेलरी है ना वो काफ़ी कम लोग खरीदते हैं कि सस्ती होगी तब खरीदूंगा, अभी तो काफ़ी महंगी है, कौन खरीदेगा। कल तक तो इस प्राइस में मिल रही थी, आज के दिन में इतना महंगा हो गया। तो ये रीज़न है, टाइटन की जो इन्वेंट्री उसकी वैल्यू बढ़ रही है बट टाइटन उसको बेच नहीं पा रहा है उस पेस के अंदर जिस पेस के साथ में गोल्ड बढ़ रहा है। तो ये रीज़न है, बाकी ठीक है, स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पर है। डिक्सॉन 35% नीचे है, सपोर्ट के आसपास है, देखते हैं क्रैक करता है या नहीं, अटकता है यहाँ पे या फिर नहीं। रिवर्सल दिख जाएगा आपको टेक्निकल्स में, काफ़ी कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ, बाकी हम भी देखेंगे अगर इसमें कुछ सीखने को मिलेगा तो। इसके बाद में हम आते हैं बर्जर पेंट्स में, एक प्राइस पॉइंट पटक चुका है एशियन बर्जर दोनों, गैप काफ़ी छोटे छोटे अभी बने हुए हैं 10-11% के आसपास के। तो उसी में कंपनी अभी स्ट्रगल करिए, ना ही कोई मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ना ही कोई मेजर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ आती है। कभी ग्रासिम को लेकर न्यूज़ आती है कि ग्रासिम बहुत ही ख़राब कर रहा है, कभी न्यूज़ आती है बहुत अच्छा कर रहा है। तो ठीक है, देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। बीएससी डे चार्ट है, एक रिवर्सल इसमें देखा, उसके बाद में ट्रेंड ऊपर गया, साथ में हमने यहाँ पे देखा एक रेसिस्टेंस, उसी पर कंपनी के स्टॉक ने सपोर्ट लिया, एक यहाँ पे रिवर्सल दे दिया है जिसको एक स्विंग रिवर्सल बोलते हैं। डे चार्ट है तो गैप काफ़ी ऑब्वियस है, छोटा होगा, तो 6% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। एथर को देख लेते हैं, अच्छे रिजल्ट के बाद में कंपनी का स्टॉक बुलिश हो चुका है, एक बुलिश जोन के हिसाब से स्टॉक अभी परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। ओला की बात करें तो वो काफ़ी नेगेटिव है, और इसी कैटेगरी में अगर आपको कोई पॉजिटिव स्टॉक के ऊपर स्टडी करनी है तो वो है एथर एनर्जीज। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल के दोनों वीडियोस देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।